नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में बताएंगे नेताओं की नगरी में एक जांच एजेंसी के डर की कहानी। नेताओं के नाम की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन जांच एजेंसी एक ही है जिसका नाम ईडी है, जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाया है। अब ये ईडी वीडी क्या है, इसकी ताकत और इसके अधिकार क्या हैं, इन सब पर डिटेल में बात होगी। लेकिन पहले जरा याद कीजिए वो दौर जब इस देश में कहा जाता था कि नेता चाहे जितना भी बड़ा घपला कर ले, वो जेल नहीं जा सकता। ईडी ने कम से कम उस मिथक को तोड़ने का काम जरूर किया है। अब क्या छोटा क्या बड़ा, हर तरह के नेता जेल जा रहे हैं। उनमें से कौन नेता सिर्फ आरोपी है और कौन दोषी, ये तो कानूनी प्रक्रिया के साथ तय होगा। लेकिन आज बड़े से बड़ा नेता या तो जमानत पर है या जेल की सलाखों के पीछे है, और कुछ लोग जेल के खौफ में जी रहे हैं। ईडी की हिम्मत और ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं जब आप इन बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, यानी करीब करीब पूरा गांधी परिवार, इन सब से दिल्ली में ईडी दफ्तर से पूछताछ हो चुकी है। राहुल और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में 2015 से जमानत पर हैं। अब बिहार चलिए, पूरा लालू परिवार ईडी के फेर में फंसा है, जिसमें खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती। बंगाल चलिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। झारखंड चलिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जो बस जेल जाने से पहले तक सीएम ही थे। महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत, शरद पवार के करीबी नेता अनिल देशमुख, सब जेल जा चुके हैं। तेलंगाना, जहां के सबसे बड़े नेता केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली के तिहाड़ जेल गई। अब वापस दिल्ली आ जाइए, जहां खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल के अंदर चले गए। उनके कैबिनेट के कई साथी भी जेल में हैं, और जो बाहर हैं उन पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये तमाम चेहरों का ईडी से आमना सामना हो चुका है। इनमें भी ईडी का सबसे बड़ा जलवा दिल्ली और रांची में दिखा। रांची में तो सीएम सोरेन पर ईडी के डर से 24 घंटे तक फरार होने का आरोप लग गया, और जब वो सामने आए तो ईडी के दबाव ने इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। यानी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और सीधे जेल गए। सीएमओ से जेल जाने की कहानी के बाद देखिए दिल्ली में जेल से सीएमओ चलाने का राजनीतिक स्टंट। यकीन कीजिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब सरकार खुद जेल चले गए। सरकार यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर। और इसी के बाद दिल्ली से लेकर देश भर में ये चर्चा का मुद्दा बन गया कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है। कानून और संविधान के हिसाब से कोर्ट के पास भी इसे खारिज करना मुश्किल था। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली और समूचे देश की राजनीति में ईडी ने एक नई हलचल मचा दी है, खासकर विरोधियों के खेमे में। क्योंकि अब तक हमने जितने नेताओं का जिक्र किया, उनमें एक भी नाम केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी से जुड़ा नहीं है। तो सवाल है कि क्या सारे करप्ट नेता विपक्ष में ही हैं? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं, या फिर सत्ताधारी बीजेपी ही ईडी की आका है, और कोई मुलाजिम भला अपने आका के खिलाफ कैसे जा सकता है? अब देश की मौजूदा राजनीति में यही सवाल हर विपक्षी नेता पूछ रहा है, और बीजेपी पर ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिर ये भी याद कीजिए कि कुछ ऐसे ही आरोप सीबीआई पर लगते थे। राजनीति के मैदान में सीबीआई पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब जांच एजेंसी के मामले में एक ही नाम सबसे ऊपर है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। ये ईडी वीडी क्या है? बदलते वक्त के साथ विपक्ष अपने हिसाब से इसका मतलब भी समझाती है और सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाती है। जैसे कुछ महीने पहले कांग्रेस ने किसी फिल्मी गाने की धुन पर एक गाना ही रिलीज कर दिया था। ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी। जब बेरोजगारी भत्ता मिले तो मोदी भेजते हैं। लेकिन गानों से इतर जान लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी जिम्मेदारी किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को पकड़ने और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच की होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा मतलब होता है अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को वैध बना देना, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट कर देना। कुछ ऐसे मिलते जुलते केस सीबीआई को भी देखने पड़ते हैं। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि दोनों के काम और अधिकार में आखिर फर्क क्या है। तो ईडी पर बातचीत के बीच में इस फर्क को भी समझते चलिए। सबसे पहला ये फर्क है कि जब किसी स्कैम या घपले के जरिए पैसा बनाया जाता है, तो उस पैसे की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की होती है, जबकि उस ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसकी जांच की जिम्मेदारी ईडी की है। सीबीआई के 3 डिवीजन होते हैं: एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेज और स्पेशल क्राइम्स। पहले इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रिश्वतखोरी, घूसखोरी यानी करप्शन के केस की जांच तक थी। लेकिन अपने काम के साथ जब सीबीआई ने नाम कमाना शुरू किया, तो देश की सबसे भरोसेमंद और बड़ी जांच एजेंसी बन गई।
फिर साल 1965 में इसे क्रिमिनल केसेस की जांच का जिम्मा भी सौंपा जाने लगा। साथ ही नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक के स्कैम और फ्रॉड के केस भी सीबीआई को जाने लगे। वहीं ईडी के पास मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई जांच तभी शुरू करती है जब केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है। केंद्र सरकार के दायरे के मामले या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े किसी मामले में तो ये बिना किसी रुकावट के जांच शुरू कर सकती है, लेकिन राज्यों के मामले में इसे राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। ईडी को जांच शुरू करने के लिए किसी से भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। किसी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी पर ईडी को इलाके की पुलिस सूचना देती है। फिर ईडी उस थाने से केस की फाइल मंगवाकर हवाला एंगल से जांच शुरू कर देती है। सीबीआई बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को भी छापेमारी, प्रॉपर्टी जब्त करने और गिरफ्तारी का अधिकार है। सीबीआई पहले एफआईआर करती है और उसकी कॉपी आरोपी को भी सौंपती है, जबकि ईडी के लिए एफआईआर की कॉपी आरोपी को सौंपना जरूरी नहीं है। ईडी को सिर्फ गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। सीबीआई जो केस करती है उसमें सीबीआई को यह साबित करना होता है कि आरोपी दोषी है, जबकि ईडी जो केस करती है उसमें आरोपी को ही साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। ये भी आरोपी को ही साबित करना पड़ता है कि उसके ठिकाने से जो पैसे मिले हैं वो अवैध नहीं है। सीबीआई को सीआरपीसी की धाराओं के तहत काम करना पड़ता है, जबकि ईडी के पास अपना अलग कानून ही है। मुख्य रूप से 3 कानून के हिसाब से ईडी काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ ईडी ने मुकदमा चलाया। कुल मिलाकर ईडी के पास कमाल नहीं, बेमिसाल ताकत है। लेकिन क्या ऐसा शुरुआत से है? जवाब है नहीं। 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से ये शुरू हुआ और फिर इसके नाम और काम के तरीकों में कई बदलाव हुए, लेकिन हम ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे। साल 2002 में जो नया कानून आया पीएमएलए, इसी के जरिए ईडी को नई ताकत मिली। 2002 में वाजपेयी सरकार के राज में कानून पास हुआ, लेकिन लागू हुआ साल 2005 में, जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। उस कानून को कई बार बदला गया है। सबसे पहला बदलाव पी चिदम्बरम के वक्त ही किया गया। किसी सरकार ने उसकी शक्तियों को कम किया तो मोदी सरकार पर 2015 और 2019 में बड़े बदलाव से ईडी को और ताकतवर बनाने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ दोबारा से सीबीआई पर छोटी सी चर्चा जरूरी है। जब सीबीआई को कई तरह के अधिकार और ताकत मिल गए तो उसके बाद ये चिंता भी बढ़ी कि कहीं ये एजेंसी बेलगाम न हो जाए। इसी के लिए उसके पैरों में बेड़ियां लगा दी गई, जिसका मतलब था कि किसी केस की जांच शुरू करने के लिए सरकार की रजामंदी जरूरी होगी, और यही रजामंदी धीरे धीरे सरकार के आदेश में बदलती चली गई। मतलब सरकार जिस केस की जांच को कहती, सीबीआई उसकी शुरुआत कर देती। यहीं से इसके राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप भी लगने शुरू हो गए। आज जो पक्ष सत्ता में है वो जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। आखिरकार सीबीआई की तरह ईडी भी केंद्र की जांच एजेंसी है, तो पहले जो खौफ सीबीआई के लिए था फाइनेंशियल केसेस में, वो खौफ अब ईडी का हो चुका है, जिनसे बड़े बड़े नेताओं के घर तक दहशत मची है। कांग्रेस की सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे तो आज बीजेपी की सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईडी को सीबीआई से भी ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। ईडी के पास मौजूद कुछ और स्पेशल ताकत को देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी आरोपी, यहां तक कि नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तक के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। पीएमएलए और फेमा कानून के तहत ईडी के पास इतने अधिकार हैं कि वो आरोपी के जमानत को 3 साल तक रुकवा सकती है। ईडी के केस में जमानत मिलना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि पीएमएलए कानून की धारा 45 के तहत सारी जिम्मेदारी जज के ऊपर डाल दी गई है। यानी जमानत से पहले जज को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी निर्दोष है। ईडी की एक और ताकत जानिए। आमतौर पर किसी मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई आरोपी बयान दर्ज कराता है तो वो सबूत माना जाता है, लेकिन पीएमएलए के तहत मामले की जांच कर रहे अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी के सामने भी दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। किसी एजेंसी के पास इतनी ताकत होने पर उसके मिसयूज का खतरा भी बढ़ जाता है। वो पॉलिटिकल टूल बन सकता है। मौजूदा वक्त में समूचे विपक्ष का यही आरोप भी है, और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में पीएमएलए कानून को खत्म करने का वादा भी किया है। तो दोस्तों, अब ये जानने समझने के बाद आपके मन में एक और सवाल उठ सकता है कि चाहे बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का केस हो या झारखंड के कांग्रेस नेता धीरज साहू का, ईडी आरोपियों के घर से नोटों के जिस पहाड़ को जब्त करती है वो आखिर जाता कहां है?
आपको बता दें कि काउंटिंग के बाद नोटों के इस बंडल का डॉक्यूमेंटेशन होता है। उस पेपर पर ईडी जांच अधिकारी और आरोपी दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और फिर उस पैसे को आरबीआई या एसबीआई में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ ईडी सीबीआई को लेकर सारा कंफ्यूजन भी खत्म हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिसर्च बेस्ड ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।